Namaskar and hello everyone. My name is Monica Paliwal, Assistant Professor of Biani Law College. हम आपके लिए आज इस खास वीडियो में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों के निर्वचन विषय पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एग्जामिनेशन टाइम में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का वक्त नहीं होता, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कम से कम कवर कर लिए जाएं। इसीलिए आपकी बुक्स के अलावा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करने के अलावा इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से ये सभी क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सबसे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्याख्या करना या निर्वचन करना। नाउ व्हाट इज व्याख्या और निर्वचन? निर्वचन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, किसी भी लॉ के बारे में बात करते हैं, किसी भी बेयर एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं और उस हर वर्ड का, उस हर सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होता है। जब पार्लियामेंट ने कानून तैयार किया या किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना वो लॉ इनैक्ट किया, तब उस समय एग्जैक्टली हमारी पार्लियामेंट का, संविधान बनाने वालों का या किसी भी कानून बनाने वालों का क्या इंटेंशन था, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या सेंस था, वो आज हम यहाँ उनसे डायरेक्टली कन्वर्सेशन करके नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए जब भी हम बेयर एक्ट को यूज़ करते हैं, जब भी हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शब्दावलियाँ, जो भी टर्म्स, जो भी वर्डिंग्स उस पूरे एक्ट में यूज़ की गई है, द एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, every line is important, every comma, full stop, question mark, either or, neither nor, but, also, although, everything is important. हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि इस एक्ट का कोई भी लाइन, कोई भी शब्द यूं ही लिख दिया गया है। और इसीलिए हमारे इस एक्ट को, हमारे इस कानून को, स्टैट्यूट को हम कहते हैं लॉ, कानून। इस एक्ट को, इस स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करने का काम, इसको समझाने का काम, इसकी व्याख्या करने का काम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहलाता है। यानी कि इन अ वेरी शॉर्ट एंड ईजी लैंग्वेज वी कैन से कि जब हम किसी भी लॉ का, जब हम किसी भी कानून की व्याख्या करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। नाउ ये इंटरप्रिटेशन कौन करता है? देखिए, हमारे सोसाइटी में तीन मेन पिलर्स कहे जाते हैं। द फर्स्ट इज लेजिस्लेशन, द सेकंड इज जुडिशरी एंड द थर्ड इज एग्जीक्यूटरी। लेजिस्लेशन का काम कानून बनाना है, जुडिशरी का काम जजमेंट्स को देना है और एग्जीक्यूशन का काम, एग्जीक्यूटरी का काम उसको एग्जीक्यूट करना है। हमारे जब लेजिस्लेशंस तैयार हो जाते हैं तो उसको इंटरप्रिटेट करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये करने का काम जो करती है वो हमारी जुडिशरी करती है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, संविधियों का निर्वचन, जो कि कानून लेजिस्लेटिव असेंबली ने, पार्लियामेंट ने बनाया और जिसको इंटरप्रिटेट करने का काम हमारी जुडिशरी ने किया। नाउ आप भी जानते हैं कि जब हम घर में कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हर काम की, हर बात के कुछ नियम होते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये डूज एंड डोंट्स, ये डूज एंड डोंट्स हेल्प करते हैं इस बात को डिसाइड करने के लिए कि कोई काम कितना परफेक्शन से किया जाएगा, कोई काम कितना 100% किया जाएगा। और इसीलिए ये डूज एंड डोंट्स की हेल्प से हमें कब करना है और कब नहीं करना है, ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बेसिकली इज अ अनकोडिफाइड लॉ, यानी कि आप इसमें किसी भी टाइप का कोई भी सेक्शन नहीं पढ़ेंगे। ये एक अनकोडिफाइड लॉ है और अनकोडिफाइड लॉ होने की वजह से इसमें हम केवल और केवल उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, उन नियमों को पढ़ेंगे, उन सारी बातों को पढ़ेंगे जो जुडिशरी को, जजेस को किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को, किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि जजेस के लिए वो डूज वो डोंट्स डिसाइड किए गए हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में संविधियों का निर्वचन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ये काम करना चाहिए और ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के वो सारे नियम।
यहां पर मैं सबसे पहले आपके साथ जो नियम शेयर करने जा रही हूं दैट इज लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिटरल एंड ग्रामेटिकल, सबसे पहले तो हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। लिटरल वर्ड डेली रूटीन में भी हम कई बार यूज करते हैं। हम कई बार ये बात बोलते हैं, ओ आई एम लिटरली सेइंग ना, लिटरली आई एम टेलिंग यू, लिटरली ही वाज वेरी गुड, लिटरली शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। लिटरली, लिटरली मीन्स कि जो अभी अभी आपने शब्द कहे, जो अभी अभी बात आपने कही, वो शब्द वो बात केवल यूं ही निरर्थक नहीं है। हर शब्द की वैल्यू है, हर बात की वैल्यू है। इसीलिए आप अपने ही शब्द पर एक और मोहर लगाकर ये कहते हैं, सीरियसली लिटरली आई एम टेलिंग यू, लिटरली आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, लिटरली शी वाज लुकिंग प्रिटी, लिटरली इट इज परचेज्ड बाय दैट शॉप, वगैरह वगैरह। लिटरली, लिटरली मीन्स कि जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो भी वर्ड्स यहां पर यूज किए गए हैं, उन वर्ड्स को एज इट इज चलने दीजिए। उन शब्दों को एज इट इज इंटरप्रिटेट करना लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कुछ इसी तरह की बात करता है। लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, किसी शब्द की जैसी व्याख्या दी गई है उसकी वैसी व्याख्या करना, सिर्फ शब्दों शब्दों के सहारे चलना, लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है तो हम इसमें किसी भी तरह का और छेड़छाड़ करने की बजाय डायरेक्टली सिर्फ लिटरल शब्दों को पकड़कर एंड डेफिनेटली ग्रामर को पकड़कर हम उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एंड दैट इज लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट के लिए जा रहा है। अगर हम इसका ये इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम इसका ये सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सो डेफिनेटली ये इसका एक क्रिस्टल क्लियर लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन या ट्रांसलेशन कहलाएगा। सो द फर्स्ट रूल इज कि जजेस को हमेशा किसी भी बेयर एक्ट को, किसी भी एक्ट को, किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के सहारे उसने जैसे शब्दों का प्रयोग एक्ट में किया गया है, स्टैट्यूट में किया गया है, कानून में किया गया है, विधायन ने किया है, उसको वैसा का वैसा ही इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारे पास दूसरा नियम आता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। गोल्डन, हम गोल्डन को गोल्ड से कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने ऑप्शन दूं कि आपको सिल्वर चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए, या कोई आयरन चाहिए, या कोई और मटेरियल चाहिए, मेटल चाहिए, या गोल्ड चाहिए, सो डेफिनेटली एवरीबडी विल चूज गोल्ड। हर कोई यही प्रेफर करेगा कि यस गोल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेटली गोल्ड कंपैरेटिवली प्रीशियस है, गोल्ड कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है और गोल्ड की कंपैरेटिवली वैल्यू है। अगर आपको कहा जाए कि हम गोल्ड की भी अलग अलग कैटेगरीज की बात करें, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस टाइप के सोने को लेना पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली आप कहेंगे खरा सोना। और जब हम खरे सोने की बात करते हैं सो वही गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाता है। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जुडिशरी को कभी भी किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करते समय उसमें किसी भी तरीके के शब्दों को जोड़ना तोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी अननेसेसरी वर्ड को उसमें मर्ज नहीं करना चाहिए, किसी भी शब्द को अपने हिसाब से उसमें ऐड ऑन नहीं करना चाहिए, और जैसा का जैसा दिया है उसकी खरी की खरी व्याख्या करना, जैसे शब्द दिए हैं वैसा का वैसा खरा खरा इंटरप्रिटेशन करना गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाता है। एंड बेसिकली इंटरप्रिटेशन के सभी नियमों में गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। क्योंकि जब हम बहुत सारी मेटल्स के बीच में, बहुत सारी धातुओं के बीच में अगर गोल्ड की बात करेंगे तो हम गोल्ड को ही प्रायोरिटी देंगे। उसी तरीके से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन के नियमों के बीच में हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को इसीलिए वेटेज देते हैं क्योंकि गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सीधे सीधे खरे सोने जैसी बात करता है। वो केवल यही बताता है कि गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत जुडिशरी को किसी भी अन्य शब्दों को, किसी भी दूसरे तरीके के वर्ड्स को उसमें ऐड ऑन करने की बजाय सीधे सीधे यही काम करना चाहिए कि जैसा दिया है वैसा का वैसा ही उसका इंटरप्रिटेशन करके दिया जाए। सो ये कहलाता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन।
तीसरे नियम की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आईपीसी में मिसचीफ को परिभाषित किया गया है, इट इज डिफाइंड इन आईपीसी मिसचीफ। आईपीसी के अकॉर्डिंग मिसचीफ की एक परिभाषा दी गई है। हम मिसचीफ के अंदर ऐसी बातों को मर्ज करते हैं जब हम किसी भी एक वस्तु को ना तो नष्ट किया जाए या नष्ट कर दिया गया है या उसको उपयोगी नहीं रहने दिया गया है, यानी कि वो आपके काम की नहीं रह गई है, या फिर किसी मटेरियल, किसी वस्तु का, किसी चीज का इतना मैनिपुलेशन, उसको उसका स्टेटस इतना चेंज कर दिया गया है कि अब उसको उसके ओरिजिनल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। आई रिपीट, मैं सिर्फ आईपीसी के अकॉर्डिंग मिसचीफ की डेफिनेशन बता रही हूं। किसी वस्तु को नष्ट करना, उसकी वैल्यू कम करना, या उसको इतना ट्रांसफॉर्म कर देना, उसका स्टेटस इतना चेंज कर देना कि उसको वापस से उसके ओरिजिनल, उसके मूल रूप में वापस नहीं पाया जा सकता है, ये मिसचीफ कहलाता है। अब ये मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आइए देखते हैं। अभी अभी हमने कहा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बेयर एक्ट का बनना अपने आप में जितना इंपॉर्टेंट है, किसी लेजिस्लेशन का बनना अपने आप में जितना इंपॉर्टेंट है, किसी स्टैट्यूट का, किसी एक्ट का अपने आप में बनना जितना इंपॉर्टेंट है, वो बनने के साथ साथ जनता के बीच में आना, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट्स होना और जुडिशरी का उसको अप्लाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये तो उसी तरह से होगा कि एक खाने की थाली बहुत सारे व्यंजनों के साथ तैयार की गई लेकिन मेहमान आने पर परोसी ही ना जाए। ऐसा हमें नहीं करना है। इसीलिए जब भी कोई स्टैट्यूट बनकर तैयार होता है तो हमेशा जुडिशरी उसका इंटरप्रिटेशन करती है, उसको अपने जजमेंट्स में यूज़ करती है, ताकि वो जन कल्याण के लिए या जिसके लिए भी वो बनाया गया है आगे जाकर वो सारी चीज़ें उसमें काम आ सके। मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पर यह कहता है कि अगर जुडिशरी ने किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करते समय अगर उसमें मिसचीफ की एंट्री होने दी तो यहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के ऊपर 0 हो जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पर मिसचीफ के आने से गलतियां कैसे होंगी, आइए सीखते हैं। अगर जुडिशरी किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करते समय कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन करती है कि उस एक्ट की वैल्यू ही खत्म हो जाए, उस एक्ट की वैल्यू कम हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से वो एक्ट इतना ज्यादा परिवर्तित सा दिखाई देने लगे कि जिस पर्पस ये बनाया गया था उस पर्पस तो इसका काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें मिसचीफ की एंट्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फीमेल के लिए, विमेंस के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया कि उनको घर में किसी भी तरह के वायलेंस से, किसी भी तरीके के टॉर्चर से, हेरसमेंट से बचाने के लिए। मान लीजिए अगर जुडिशरी इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन करते समय इन्हीं विमेंस को प्रोटेक्शन ना दे तो क्या यहाँ पर मिसचीफ रूल की एंट्री नहीं हो जाएगी? मान लीजिए एक डाउरी एक्ट बनाया गया, दहेज का अधिनियम, और इस दहेज के अधिनियम को इंटरप्रिटेशन करते समय अगर जुडिशरी इस दहेज के लिए ही आवाज ना उठाए तो फिर किस बात का एक्ट? एक लेबर लॉ बनाया गया, अगर लेबर लॉ एक्ट बनाते समय इन्हीं कारखानों के कारीगरों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, इनके वेलफेयर, इनके हेल्थ के लिए ना सोचा जाए तो फिर किस बात का एक्ट? और अगर जुडिशरी वहां पर अपनी तरफ से किसी भी वर्ड का मैनिपुलेशन कर रही है, अगर जुडिशरी वहां पर किसी भी तरीके से वर्ड्स के साथ में छेड़छाड़ कर रही है, अगर जुडिशरी वहां पर उस एक्ट को उतना वैल्यू, उतना वेटेज, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि मिसचीफ की एंट्री हो जाएगी। या तो उस एक्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, या उस एक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर उस एक्ट को एक ना के बराबर सा एक्ट समझकर यूज किया जाएगा। सो ऐसा हमें नहीं होने देना है, ऐसा जुडिशरी को नहीं होने देना है, और इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन करते समय मिसचीफ की एंट्री ना होने पाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हार्मोनियस एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। देखिए हाँ, एक चीज़ और, मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द फर्स्ट इज लेडी चटर्जीज लवर, रंजीत डी उडेसी का केस है, एंड द सेकंड केस इज आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दोनों केसेस में अपनी अच्छी खासी स्टोरीज बताते हुए ये समझाया गया है कि कैसे मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत
एक एक्ट को इंटरप्रिटेशन करते समय उसमें मिसचीफ की एंट्री ना होने पाए। फिर हम आते हैं हार्मोनियस एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मीन्स हार्मनी, हार्मनी मीन्स द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन सामंजस्य, सामंजस्य दो पार्टीज। जब सामंजस्य की, हार्मनी की, कोऑर्डिनेशन की बात होगी सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी टू पार्टीज, और अगर दो पार्टीज की बात हो रही है तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि किसी भी केस के अंदर हमेशा दो ही पार्टी होती हैं, लेकिन वो दो पार्टी आपस में सेम कैटेगरी की हैं, अलग कैटेगरी की हैं, एक वर्ग की हैं, अलग वर्ग की हैं, ये बहुत मैटर करता है। आइए देखते हैं कैसे। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का नियम ये कहता है कि अगर कोई एक्ट किन्हीं दो वर्गों के फायदे के लिए या दो विशिष्ट वर्गों के लिए बनाया गया है तो उनमें हार्मनी बनी रहनी चाहिए। देखिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पर एक साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हार्मनी की, कोऑर्डिनेशन की, सामंजस्य की बात करता है, और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन आपस में उनको बेनिफिट देने की बात करता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जब बनाया गया होगा तो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों के लिए बनाया गया होगा। यदि मान लीजिए इस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के तहत अगर जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करते समय केवल और केवल मकान मालिक का प्रोटेक्शन करती रहे, केवल और केवल मकान मालिक के फायदे की बात करती रहे, केवल और केवल मकान मालिक को ही हेल्प आउट करती रहे, तो क्या हार्मनी जैसा कुछ दिखाई देगा? सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। मान लीजिए अगर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के तहत केवल किराएदार की बातों को सुना जाए, मकान मालिक की बातों पर ध्यान भी ना दिया जाए, केवल किराएदार को सपोर्ट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, हेल्प किया जाए, तो डेफिनेटली किराएदार इस बात का मिसयूज जरूर करेंगे। इसीलिए किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करते समय हार्मनी का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो एक्ट हार्मनी बनाने के लिए उन दोनों वर्गों के लिए ही बनाया गया है। तो आपस में ये हार्मनी बनाना, ये सौहार्द बनाना, ये कंस्ट्रक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन बना रहे, मेंटेन रहे। नाउ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई एक्ट बना है तो किसी ना किसी क्लास के लिए, किसी ना किसी वर्ग के फायदे के लिए ही बनाया गया होगा, और इसीलिए उस एक्ट को बनाते समय जिस वर्ग के लिए, जिस विशिष्ट वर्ग के लिए अगर कोई एक्ट बनाया गया है तो इस बात का पूरा वेटेज रखा जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए, इस बात की पूरी तवज्जो रखी जाए कि उस विशिष्ट वर्ग को प्रोटेक्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल, लेबर वेलफेयर एक्ट। मान लीजिए कोई एक ऐसा एक्ट है कि एक लेबर वेलफेयर एक्ट जो कि श्रमिकों के वेलफेयर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। और अगर इस लेबर वेलफेयर एक्ट के तहत अगर कोई भी लेबर अगर कोर्ट में आकर अपनी बात रखता है और अगर जुडिशरी, अगर जजेस उसकी बात ना सुने, अगर उसकी बात को इग्नोर करें, अवॉइड करें, ध्यान ना दे, तो क्या ये लेबर वेलफेयर एक्ट के बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया नियम होगा? नहीं। मान लीजिए एक एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्ट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी अगर हम नहीं माने, हम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए अगर बात करें, सो अगेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया, और अगर उसमें एक महिला को ही प्रोटेक्शन ना दिया जाए, एक महिला के ही बेनिफिट की बात ना की जाए, तो ये गलत होगा। तो कुल मिलाकर जब भी हमारे जजेस किसी भी एक्ट का इंटरप्रिटेशन करें और अगर कोई एक्ट दो विशिष्ट वर्गों के लिए जो कि एक दूसरे के साथ है, मान लीजिए डॉक्टर एंड एम्प्लॉयज़ है, कोई कॉरपोरेट सेक्टर और उसके एम्प्लॉयज़ हैं, कोई मकान मालिक और किराएदार है, किसी फैक्ट्री के, किसी कारखाने के मजदूर और वहाँ के ठेकेदार हैं, अगर ऐसे कोई भी दो विशिष्ट वर्ग हैं, अगर ऐसे कोई भी दो डिफरेंट क्लास हैं, दो कैटेगरीज हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए एक तो हार्मनी और एक बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, दोनों का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। ये बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का नियम कहलाता है। इसके बाद हम हमारे 5th क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट। पीनल स्टैट्यूट मीन्स दांडिक कानून। दांडिक कानून मीन्स जो आपको पनिशमेंट देने वाले या पनिशमेंट बताने वाले लॉज होते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट के अंदर हम ये पढ़ेंगे, देखिए लॉ ये कहता है कि कभी भी कोई भी दोषी व्यक्ति भले ही बचकर निकल जाए, लेकिन कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई सजा ना मिलने पाए, इस बात की कोशिश लॉ हमेशा करता है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई दांडिक कानून है, द फर्स्ट रूल इज उसका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी को एकदम स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए। किसी भी दांडिक कानून का निर्वचन सख्त तौर पर किया जाना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट का दूसरा नियम कहता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर कोई कार्य जिस समय किया गया था उस समय अपराध नहीं था और अगर बाद में कोई नया कानून बनकर उसको अपराध डिक्लेयर किया जाता है तो पुराने किए गए कार्य के लिए नए कानून बनने की वजह से पुराने व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मान लीजिए एक समय पर फसलें काटना और चुराना अपराध नहीं होता था। मान लीजिए एक समय पर, आज से बहुत सालों पहले तो शिकार करना भी अपराध नहीं होता था, लेकिन अगर बाद में कोई नया कानून बनकर शिकार खेलना अपराध माना गया, फसल काटना या चुराना अपराध माना गया, तो पुराने किए गए किसी कार्य के लिए उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। पीनल स्टैट्यूट का थर्ड नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और अगर आगे जाकर कोई कानून ऐसा बनता है कि उसकी सज़ा को कम कर देता है, उसकी सज़ा में लिबरलिटी रखता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक क्रिमिनल को या फिर एक गिल्टी पर्सन को उसका बेनिफिट दिया जा सकता है। यानी कि पुराने किए गए किसी कार्य के लिए बाद में उसको अपराधी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पुराने किए गए किसी कार्य के लिए अगर उसकी सज़ा में आगे जाकर कोई कमी की जा रही है तो वो हम कर सकते हैं। पीनल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन हमें स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए। अगर कई सारे पीनल स्टैट्यूट्स में अलग अलग जगहों पर पनिशमेंट का या पेनल्टी का प्रोविज़न दिया गया है तो लॉ को हमेशा उन सबका एक कंबाइंड रिजल्ट निकालकर ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसका पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ है जिसमें दहेज के लिए कॉमन पनिशमेंट 6 साल दी है, डाउरी एक्ट में कोई और पनिशमेंट दी है और किसी और एक्ट में कोई और पनिशमेंट दी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इन सारी पनिशमेंट्स को मर्ज करके किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा दे दें। यानी कि पीनल स्टैट्यूट्स में जितने भी पीनल स्टैट्यूट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन कंबाइंडली करके उसकी पेनल्टी, उसका पनिशमेंट डिसाइड करके उस व्यक्ति को सज़ा दिया जाना चाहिए। सो पीनल स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए। पीनल स्टैट्यूट्स के लिए जो भी नियम हैं वो बहुत अच्छी तरह से आपकी बुक या आपकी जो भी नेट पर भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप पीनल स्टैट्यूट्स के इंटरप्रिटेशन करते समय इन 4-5 बातों को ज़रूर हाईलाइट्स करते हुए ही अपना क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करें। इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए हम आपसे सेकंड वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, मैं हूं मोनिका पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बियानी लॉ कॉलेज। हमने हमारे लास्ट वीडियो में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया था और उसी के साथ हम अब अगली कड़ी में अपने कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन पर मैंने लिखा है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और 7th पॉइंट पर मैंने मेंशन किया है एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, ये एड्स वर्ड तो आपने सुना होगा, AIDS। एड्स को हिंदी में कहा जाता है उपकरण, यानी कि सहायक। कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ को कोऑपरेट करती हैं, हेल्प करती हैं, उसकी सहायक बनती हैं। हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नाम के सब्जेक्ट में ये पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारी जुडिशरी पार्लियामेंट के द्वारा तैयार किए गए कानून को इंटरप्रिटेट करने का काम करती है। जब हम बात इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की या एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की करते हैं तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इस एक्ट को, इस बेयर एक्ट को, इस लॉ को, इस लेजिस्लेशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। कुछ चीज़ें इंटरनली हेल्प करती हैं और कुछ चीज़ें एक्सटर्नली हेल्प करती हैं। जो भी चीज़ें इंटरनली हेल्प करती हैं उन्हें हम इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं और जो भी चीज़ें हमें बाहर से सहायता करती हैं उसको हम एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। LLB में जब आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है कि व्हाट आर द इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम जनरली उन सारी चीज़ों को लेते हैं जो किसी भी बुक के अंदर से हमें हेल्प कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सेक्शंस, वो सारे शब्द, वो सेंटेंस,
कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कोई डैश, हैश, स्लैश, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट्रीज, कोई उदाहरण, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि कैसे हम उस एक्ट को, उस वर्ड को, उस मीनिंग को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा जाता है कि राम एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है। जनरली मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि राम एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है। नीचे लेकर ईमानदार की परिभाषा दी जाए तो ये उसको एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर करना, डेफिनेशन के तौर पर क्लियर करना, किसी भी तरीके से उसको डेप्थ में समझाने की कोशिश करना, ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि ये सारे के सारे इंटरनल एड्स, ये सारी के सारे इंटरनली चीज़ें हमें हेल्प आउट कर सके इंटरप्रिटेशन को करने के लिए। जुडिशरी भी जब भी किसी एक्ट का इंटरप्रिटेशन करती है तो डेफिनेटली हर शब्द की वैल्यू है, हर कॉमा की वैल्यू है, हर फुल स्टॉप की वैल्यू है, हर जगह जो शब्द, जो चीज़, जो एक्सप्लेनेशन, जो एग्जाम्पल्स यूज़ किए गए हैं, उन सभी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये इंटरनल एड्स जो कि किताब के अंदर दिए होते हैं, द वर्ड मीनिंग्स हैं या किसी भी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, ये सब हेल्प आउट करते हैं उस एक्ट को इंटरप्रिटेट करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे हमने इंटरनल एड्स डिसाइड किए जो हमें अंदरूनी तौर पर सहायता कर रहे थे, बुक के अंदर हमें हेल्प आउट कर रहे थे, उसी तरीके से एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम बाहर की चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, हम बाहर की चीज़ों को नोटिस करते हैं, हम बाहर की चीज़ों को वैल्यू देते हैं कि आखिर इस लेजिस्लेशन के तैयार होने के पीछे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं सकती हैं। देखिए, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम जनरल चलने वाली टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, कोई भी वर्ड मीनिंग के लिए हमें बाहर से हेल्प करने वाली डिक्शनरी, उस एक्ट को बनने से पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्यों इस तरह के एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी, किन परिस्थितियों में ये एक्ट बनाया गया, इस एक्ट को बनाने के पीछे लेजिस्लेटिव असेंबली का या पार्लियामेंट का क्या इंटेंशन रहा, क्या ऑब्जेक्ट रहा, क्या पर्पस रहा, क्यों बनाया गया, क्या क्या पनिशमेंट्स रखे गए, इसके लिए हम एक रिसर्च वर्क की तरह बैकग्राउंड से, बाहर से, आउटसोर्सेज से जो आउटकम लेकर, जो आउटपुट लेकर जो जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करती है, ये सारे एड्स, ये सारे उपकरण, ये सारी सहायता करने वाली चीज़ें एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाती है। आपकी बुक के अंदर इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सो आप इस चीज़ को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आप किन किन बातों को वहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप इंटरनल एड्स के तौर पर किन बातों को लिख सकते हैं और एक्सटर्नल एड्स के तौर पर आप किन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। बट बेसिकली इनका काम वही होता है कि इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अंदर से सहायता करता है, बुक के अंदर, एक्ट के अंदर उतरकर हेल्प करता है, जबकि एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम बाहरी उपकरण, बाहर के साधन, बाहर के सहायक, बाहर की चीज़ों की सहायता से उस एक्ट को इंटरप्रिटेट करने के लिए हेल्प लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान, भारत का संविधान या किसी भी देश का संविधान उस कंट्री के लिए सबसे फंडामेंटल, सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो उनका सबसे ऑथेंटिक लॉ होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू भारत के लिए भी ऐसी ही है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम हमारे देश में चलने वाले जितने भी एक्ट हैं, हम कहीं ना कहीं उन सबको एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम ऐसा कोई भी एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से इररेलेवेंट होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इररेलेवेंट एक्ट हम यहाँ पर नहीं रख सकते, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ इसीलिए, आपने अपने घर के अंदर दादाजी, पापा जी, मम्मी जी
कईयों को कुछ गाइडलाइंस जारी करते हुए देखा होगा, बेटा तुम देर से मत आया करो, तुम जल्दी सो जाया करो, खाना टाइम पर खाया करो। अगर गलती से भी हमारे घर के बड़े लोग या बुजुर्ग लोग खुद अपना काम ऑन टाइम नहीं करेंगे या इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे ये कहने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते कि पापा आप कौन सा टाइम से सोते हैं, मम्मी आप भी तो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखती हैं, दादाजी भी तो रात को बहुत देर से आते हैं, वगैरह वगैरह। समझ लीजिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का भी वही रोल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन से निकलकर ही सारे एक्ट आगे पास होते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से वो रेलेवेंट होंगे तो ही वो भारत के अंदर प्रासंगिकता रखते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ आवर कंट्री। उसका इंटरप्रिटेशन करना उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। संविधान से आगे के सभी एक्ट जुड़े हुए हैं और इसीलिए संविधान का निर्वचन करते समय हमें किस आर्टिकल को किस इंपॉर्टेंस के साथ उतारा गया है, क्या विशिष्टता उस आर्टिकल उस अनुच्छेद की है और वो अनुच्छेद वाकई में किस वर्ग के बेनिफिट के लिए, हार्मनी के लिए, सौहार्द के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए काम करता है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर जब हमारी जुडिशरी संविधान का निर्वचन करे तो संविधान बनने से पूर्व के समय से लेकर और संविधान के बनने के बाद तक की स्थितियों को ध्यान में रखा जाए, आर्टिकल के हर एक शब्द पर वैल्यू करी जाए। इसके अलावा संविधान की कुछ पुस्तकें, संविधान की जो रेफरेंस बुक्स अवेलेबल हैं उनको भी हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कुछ लैटिन मैक्सिम्स है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन में आप कई सारे लैटिन मैक्सिम्स पढ़ेंगे और ये लैटिन वर्ड्स, ये लैटिन मैक्सिम्स आपके लिए ना केवल एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एग्जामिनेशन के बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये कई सारी लैटिन मैक्सिम्स आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रही हूँ। द फर्स्ट वन इज नॉसिटर ए सॉसेस, नॉसिटर अ सॉसेस। इसके बाद मैंने आगे लिखा है कि मीनिंग ऑफ अनक्लियर एंड एम्बिगियस वर्ड कंसिडर विद द वर्ड्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी जुडिशरी किसी भी एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर रही होती है तो इंटरप्रिटेशन करते समय कुछ वर्ड्स डाउटफुल होते हैं, संदिग्ध होते हैं, एम्बिगियस होते हैं, और इन संदिग्ध शब्दों का इंटरप्रिटेशन करना अगर दिक्कत हो रहा हो तो नॉसिटर सॉसेस का रूल ये कहता है कि संदिग्ध शब्दों का अर्थ उससे संबद्ध शब्दों से ही ग्रहण किया जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर डाउटफुल वर्ड्स आ रहे हैं तो उन डाउटफुल वर्ड्स को क्लियर करने के लिए आप जो शब्द आपको क्लियर है उन शब्दों के साथ ही उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए ताकि उसका एक सही, क्लियर, करेक्ट मीनिंग आपके सामने निकल कर आ सके। सो ये कहलाता है नॉसिटर ए सॉसेस। इसके बाद आपका नेक्स्ट लैटिन मैक्सिम आता है, दैट इज रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस के लिए डैश करके लिखा जाता है कि प्रत्येक को प्रत्येक का परिधान, यहाँ मैंने मेंशन किया है रेफरिंग ईच टू ईच फ्रेज और एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने बार बार इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट में ये बात कही है कि हर शब्द की वैल्यू है, हर अक्षर की एक उपयोगिता है, एक महत्व है। प्रत्येक को प्रत्येक का परिधान, राम गांव जा रहा है, राम तो गांव जा रहा है, राम भी गांव जा रहा है, क्या राम गांव जा रहा है, राम गांव ही तो जा रहा है। कितनी सारी बातें मैंने कही और इन सभी शब्दों के अंदर सिर्फ एक या दो वर्ड का आगे पीछे होना या कहीं मर्ज होना या हटाना था। राम गांव जा रहा है ये हमें क्लियर हुआ, लेकिन राम तो गांव जा रहा है, राम भी गांव जा रहा है, क्या राम गांव जा रहा है, राम गांव ही तो जा रहा है। इन कई सारी बातों के बाद ये क्लियर होता है कि अगर हम इन सब का इंटरप्रिटेशन निकालने लगे तो हर शब्द का मीनिंग कुछ वेरिएशंस के साथ में चेंज आएगा। राम तो गांव जा रहा है यानी कि कुछ आता है कि राम शायद कहीं और जाने वाला था लेकिन अब गांव जा रहा है। राम भी गांव जा रहा है यानी कि राम के साथ क्या कोई और भी गांव जा रहा है, राम गांव ही तो जा रहा है यानी कि राम शायद बहुत दूर नहीं जा रहा है, राम गांव ही जा रहा है। क्या राम गांव जा रहा है यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ।
कुल मिलाकर एक बड़ी साधारण सी लाइन की राम गांव जा रहा है, जिसको हमने 4 अलग सेंस में बोला। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने उस 4 अलग सेंस के लिए कुछ छोटे मोटे शब्दों का फेरबदल किया है। इससे यह क्लियर होता है कि प्रत्येक शब्द, एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग, हर वर्ड की वैल्यू है और हर वर्ड की वैल्यू दूसरे वर्ड के साथ में इक्वली कनेक्टेड है। अगर हमने एक वर्ड की वैल्यू को खत्म करा तो ना केवल उस वर्ड की वैल्यू खत्म होगी, बल्कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन, उसका ऑब्जेक्ट ही फेल हो जाएगा। सो रेडेंडो सिंगुलास सिंगुलिस लैटिन मैक्सिम हमें यह समझाती है कि प्रत्येक को प्रत्येक का परिदान, ईच टू ईच डिलीवरी। जब हम ईच वर्ड से ईच वर्ड के ऊपर डिलीवरी देंगे, तब उसका सेंटेंस फ्रेमिंग, उसका ट्रांसलेशन जितनी बेस्ट आउटपुट के साथ निकल कर आएगा, वो जनरल सेंस में नहीं आ सकता है। इसके बाद हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जस्ट डिक्रे जस्ट डेयर। इसको याद करने के लिए आपको बड़ा सिंपल रहेगा, JUS समझ लीजिए, जुडिशरी की बात हो रही है, एंड डिक्री एंड डेयर। यहाँ इसके आगे मैंने सेंटेंस लिखा है, नॉट टू मेड द लॉ ओनली इंटरप्रिटेट द लॉ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट करती है, और उस कानून को इंटरप्रिटेशन करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। तो जो काम जिसको दिया जा रहा है उसी को साझे। जब कानून बनाने का काम जुडिशरी का नहीं है, सो प्लीज यहां पर इसी नियम को फॉलो किया जाता है कि जुडिशरी का काम इज नॉट टू मेड द लॉ, ओनली इंटरप्रिटेट द लॉ। जुडिशरी का काम कानून बनाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून का निर्वचन करना है। और कानून का निर्वचन करने के लिए, इस कानून का इंटरप्रिटेशन करने के लिए उन्हें उस सारे रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, उन्हें उन सारे रूल्स को एप्लीकेबल किया जाना चाहिए जो एग्जैक्टली ज़रूरी हैं और आपके इंटरप्रिटेशन के नियम में दिए गए हैं। सो जस्ट डिक्रे और जस्ट डेयर का मीनिंग यहाँ क्लियर होता है कि जुडिशरी का काम सिर्फ और सिर्फ कानून का निर्वचन करना है, ना कि कोई कानून बनाना। डेलीगेटर्स नॉन पोटेस डेलीगेट। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी लैटिन मैग्जिम्स हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपके LLB या BA LLB में शॉर्ट या वेरी शॉर्ट नोट के अंदर इस तरह के कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए इट्स माई एडवाइस कि जो भी इंपॉर्टेंट लैटिन मैग्जिम्स हैं, प्लीज़ आप उन्हें स्किप नहीं करें, उन्हें डेफिनेटली आप याद कर लीजिएगा। डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। देखिए, डेलीगेट मीन्स किसी को अपना काम सौंपना, और जब हम किसी काम को सौंपने की बात करते हैं तो लॉ ये कहता है कि अगर किसी काम को सौंपा गया है तो कुछ जिम्मेदारी के साथ, कुछ गट्स के साथ, कुछ स्मार्टनेस के साथ, कुछ देखकर, सोचकर, समझकर ही उस काम को सौंपा गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस व्यक्ति को ये काम सौंपा गया है वो उस काम को और आगे सौंप दे। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स कानून और डेलीगेट मीन्स सौंपना। यानी कि हमारी पार्लियामेंट आजकल क्या करती है कि कई बार किसी टॉपिक के ऊपर उसका व्यक्तिगत स्पेशलाइजेशन नहीं होने पर एक टीम के साथ में वर्क करती है, और टीम के साथ में वर्क करने के लिए वो किसी भी टॉपिक पर जिस पर एक नया कानून, एक नया लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत होती है, अपने कानून बनाने के काम को उसको हैंडओवर कर देती है। पार्लियामेंट जब कानून बनाने के काम को हैंडओवर करती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड एंड फ्री है। वो पूरी तरीके से उस पर अपना जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा कंट्रोल, एग्जीक्यूटरी, सब तरीके से कंट्रोल रखती है। लेकिन कानून बनाने के काम को हैंडओवर कर देती है। मान लीजिए क्योंकि साइबर के ऊपर कोई लॉ बनना है, हमारे मिनिस्टर्स को साइबर लॉ का उतना नॉलेज नहीं होता है, बट साइबर टीम को होता है। सो डेफिनेटली वो उसके ऊपर ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित लॉ बनाना है, कोई बायोटेक से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक कोई कानून बनाना है, सो डेफिनेटली जो हमारे MPs हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट परफेक्ट कि वो उस सब्जेक्ट के बारे में एक कीन नॉलेज, एक डिटेल्ड नॉलेज रखते हों, और इसीलिए ये कानून बनाने के काम को हैंडओवर कर दिया जाता है विद फुल ऑब्जर्वेशन, विद फुल कंट्रोल, द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, द जुडिशियल कंट्रोल एंड द एग्जीक्यूटरी कंट्रोल।
कानून बनाने के इस काम को जिस व्यक्ति को, जिस ग्रुप को, जिस टीम को हैंडओवर किया जाता है, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर वो टीम भी खुद इस काम को आगे और डेलीगेट कर दे तो इसको हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉ कहता है डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। जिस काम को एक बार प्रत्यायोजित कर दिया गया है, सौंप दिया गया है, हवाले कर दिया गया है, उस कार्य को दोबारा और आगे डेलीगेट नहीं किया जाना चाहिए। सो ये कुछ आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो एक क्रैश कोर्स या एक क्विक रिवीजन की तरह आप इन वीडियोस की सहायता से अपने एग्जाम्स ड्यूरेशन से पहले इजीली पढ़ सकते हैं। कुछ और नए सब्जेक्ट वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम हम अवेलेबल करवाते रहेंगे। तब तक आप बियानी कॉलेज के ऐप से और इन वीडियोस से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। नमस्कार।